लास्ट वीडियो हमने जो स्टार्ट की थी उसमें हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज़ क्या थे, और उसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कॉजेज़ लिखते हो तो वो दो वेज़ में आपको बताने होते। एक होते फंडामेंटल कॉजेज़ और एक होते इमीडिएट कॉजेज़। फंडामेंटल कॉजेज़ जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चलते रहते हैं, लोगों को उससे इफेक्ट होता रहता है, जिसमें मैंने आपको पॉलिटिकल कॉजेज़ करवा दिए थे। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ हैं और मिलिट्री कॉजेज़ हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ से। तो उससे पहले इकोनॉमिक कॉज का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सा इकोनॉमिक चेंज इंडिया में लाया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा उस सिस्टम से जो थे वो उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे थे और बहुत परेशान थे। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। ब्रिटिशर्स से आने से पहले इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, तो उसमें ये था कि हमारा जो ट्रेड था वो बहुत फ्लोरिश ट्रेड था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड था, और उसमें ट्रेड सरप्लस था इंडिया में। एंड देन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि जितने भी आर्टिशंस होते थे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी उनको पेट्रोनेज जो है वो रूलर्स के थ्रू दी जाती थी। और अगर हम विलेज इकोनॉमी की बात करें तो विलेज इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो थी वो भी बहुत अच्छे से जो है वो कल्टीवेशन हो रही थी, अच्छा सरप्लस आ रहा था एग्रीकल्चर से। प्लस आर्टिशंस जो थे, क्राफ्ट जो था वो भी बहुत ज़्यादा जो था वो फ्लोरिश था उस टाइम पे। इसीलिए हमारी जो इकॉनमी थी जो हमारी रूरल इकॉनमी जो थी दैट वाज सेल्फ रिलायंट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लोकल रूलर्स जो होते थे वो बहुत प्रोटेक्शन देते थे इन जितने भी रिसोर्सेज होते थे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्शन देते थे। और एक हायरार्की थी। हायरार्की कैसी थी कि लोकल रूलर्स सारा जो पैसा है वो कलेक्ट करते थे अपने ऑफिसर्स के थ्रू, लाइक दीवान्स होते थे उनके थ्रू, आमिल्स होते थे उनके थ्रू पैसा इकट्ठा होता था, और वो सारा पैसा जो है वो जाके इंपीरियल ट्रेजरी में इकट्ठा होता था। एक पूरी हायरार्की होती थी, और लोग जो थे उस सिस्टम के साथ जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत कंपैटिबिलिटी अपनी जो थी वो फील करते थे उस सिस्टम के साथ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने जनरल चेंजेस क्या लाई, यानी पूरे ओवरऑल चेंजेस क्या लाई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि वन इंडिया इकोनॉमी जो है बना सके। पूरे इंडिया का एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो जो है चाहते थे कि वो कुछ एस्टैब्लिश कर सके, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट दैट टाइम। वो क्यों नहीं हो सकता है पॉसिबल? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट बहुत बड़ा मुगल एम्पायर बहुत बड़ी थी, तो एक जगह से दूसरी जगह से कम्युनिकेट करना मुश्किल था, बहुत ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन सबकी अलग थी, तो एक जैसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं हो सकता था। और थर्ड जो टैक्सिंग सिस्टम भी था वो यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे कि आपने बड़ी बार देखा होगा, जैसे अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ तो जब उसने भी एग्रेरियन रिफॉर्म लाए थे तो उसने कुछ एरियाज में ही 50% जो था वो लैंड रेवेन्यू रखा था, बाकी एरियाज में 1/3 था। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी, वो क्या कर रहे थे, वो पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो चेंज लाना चाहते थे। नेक्स्ट आ गया कि इनकी जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे स्टार्ट की थी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बहुत एलियन थी। एलियन किस बेसिस पे कि इन्होंने क्या किया था कि जो लोकल रूलर्स थे उनको हटा के ऑफिशियल्स जो थे उनको अपॉइंट किया था पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को संभालने के लिए। तो लोग जो थे, और एम्परर को भी बीच में से निकाल दिया था, लोग जो थे वो उनके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी जो थे वो फील नहीं कर पा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज बैरियर ये था कि जो ऑफिशियल्स होते थे या ब्रिटिशर्स होते थे वो लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत से डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं तो उनको नहीं आती थी, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये रीजन था, ये जनरल रीजन था जिसकी वजह से लोग इफेक्ट हो रहे थे। अब मैं आपको पर्टिकुलर चेंजेस बताती हूं जो डिफरेंट इकोनॉमिक फील्ड में हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनको डिक्लाइन होना शुरू होगी। क्यों डिक्लाइन शुरू हो गई? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कंपटीशन। कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया से रॉ मटेरियल और इंडिया से चीप लेबर लेके वो ब्रिटेन में जाते थे और वहाँ मैन्युफैक्चर करते थे सबको, और वहाँ से जो मशीन मेड गुड्स था उसको लाके इंडिया
इंडिया में क्या किया जाता था, वापस बेचा जाता था। यानी रिसोर्सेज हमारे और लाके हमें ही बेचते थे, और वो भी चीप प्राइसेस में। किसके कंपैरिजन में? जो इंडियन मेड गुड्स है उनके कंपैरिजन में चीप प्राइसेस में बेचते थे। तो इसकी वजह से जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स थे उनकी जो सेल थी वो कम होने लगी। नेक्स्ट था कि इनके जो प्रोडक्ट्स थे, ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे, वो इजीली अवेलेबल थे। इजीली अवेलेबल क्यों थे? क्योंकि रेलवे यहाँ पे 1853 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन उस रेलवे का ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज़ करते थे, यानी अपने प्रोडक्ट्स को एवरी नुक एंड कॉर्नर तक पहुँचाते थे, और इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे वो कन्फाइंड रह जाते थे कुछ एरियाज तक। नेक्स्ट था कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ सिस्टम। क्या था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ सिस्टम? कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता था उसमें जो इंडियन गुड्स होते थे, अगर वो विलेज टू विलेज भी अगर ट्रांसफ़र करने हैं या तो स्टेट टू स्टेट भी लेके जाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते थे। लेकिन अपने लिए, अपने ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने फ्री ट्रेड रखा हुआ था, तो इस वजह से उनकी कीमत जो थी, जो प्राइसेस जो थे इंडियन गुड्स के, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे। और लास्ट है पेट्रोनेज, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी यहाँ पे जब की, तो उसके बाद क्या होने लगा कि उन्होंने बहुत से रूलर्स जो थे उनको या तो अपना सब्सिडरी बना दिया या तो उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। तो उसकी वजह से ये जो पेट्रोनेज दीजिए, पेट्रोनेज मतलब सब्सिडी की फॉर्म में या किसी और दूसरे फॉर्म में, ये जो होते थे रूलर्स जो होते थे वो अपने लोगों को मदद करते थे। तो उन्होंने ये जो इंडियन लोगों की, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे या क्राफ्टमैन थे, उनकी जो सब्सिडी और उनकी जो मदद थी वो भी पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। यही रीजन था कि इंडिया जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई। अब सारा बर्डन किस पे चला गया? एग्रीकल्चर पे चला गया। और एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे दे वर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। तो जो यहाँ पे बचे कुचे थे वो भी एग्रीकल्चर की तरफ चले गए और एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन आ गया। तो ऑल दो ब्रिटिशर्स बहुत सा रेवेन्यू जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे, बट वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट कर सकें। तो इस वजह से उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दी। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन मतलब बेनिफिट, कि इस तरीके के क्रॉप्स को कल्टीवेट करना जिससे उनको बेनिफिट मिले। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने क्या किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब इंडिगो, कॉटन, टबैको, इस तरीके की चीज़ें, और फोर्स किया इंडियन कल्टीवेटर्स को कि आप रादर देन ट्रेडिशनल क्रॉपिंग आप क्या कल्टीवेट करो, कैश क्रॉप। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जो वो अपनी कंजप्शन के लिए भी यूज करते थे और बेच के उनको कहीं ना कहीं सरप्लस भी मिलता था। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से उनको फोर्स किया कि आप ट्रेडिशनल क्रॉपिंग की जगह ज्यादातर क्या लगाओ, कैश क्रॉप। प्रॉब्लम क्या थी कैश क्रॉप में? प्रॉब्लम ये थी कि उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे। दूसरा, जो कैश क्रॉप्स होती थी वो बेसिकली कैश इंटेंसिव होती थी, यानी उसमें पैसा चाहिए होता था और ब्रिटिशर्स पैसा उनको नहीं देते थे। और दूसरा, वो टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव होती थी, यानी उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी, वो भी इनको नहीं देते थे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते थे। इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो रूलर पीजेंट्स थे वो बेसिकली लोन लेने चले जाते थे, बहुत सा लोन लेते थे, और उन लोन का जो इंटरेस्ट होता था वो कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा हो जाता था कि ज़िंदगी भर वो कभी इंटरेस्ट नहीं जो है वो चुका सकते थे। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि एक लाला जो होता है, फिर वो उसके इतना इंटरेस्ट उसका, वो उससे एक बूढ़ी माई होती है, वो हर मूवी में होता था, फिर वो उसका लोन होता था, फिर वो चुकाना होता था, फिर उसका बेटा चुकाता था, तो वो पूरी मूवी उसी आइडिया पे बनती थी। तो अगर जिसने देखी है तो वो उनको तो समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप कोई पुरानी मूवी देखो, आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गया तो उसकी वजह से रूलर इंडेप्टेडनेस होने लगा। रूलर इंडेप्टेडनेस का मतलब क्या? थर्ड पॉइंट है आपका कि क्या चेंजेस हुई रूलर इंडेप्टेडनेस, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सा लोन जो था वो इनको लेना पड़ता था फार्मर्स को ऐसी क्रॉप्स को उगाने के लिए। और खासकर इंडिगो की क्रॉप अगर हम बात करेंगे तो उसमें 3 गठिया सिस्टम भी आया था, उसी की वजह से इंडिगो रिवोल्ट भी हुई है, और फिर चंपारण जो सत्याग्रह हुआ है वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो दैट मीन बहुत इनह्यूमन एक्ट करते थे ब्रिटिशर्स इनके साथ, और लोग जो थे वो लोन ले जा रहे थे और वो लोन कभी चुका ही नहीं पाते थे। इसकी वजह से एक और इम्पैक्ट पड़ने लगा सोसाइटी में कि कन्वर्शंस होने लगी, कि लोगों को ये लगने लगा कि शायद हमारा रिलीजन हमारे लिए माइजरी है, इसीलिए ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ये रूलर इंडेप्टेडनेस लोगों को कन्वर्शन की तरफ भी बहुत ज़्यादा लेके जा रहा था। अब क्या होता है,
इतने तक भी ब्रिटिशर्स जो थे उनको चैन नहीं मिला, तो उनको लग रहा था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम कैसे कलेक्ट करें। तो फोर्थ उन्होंने क्या किया कि लैंड सेटलमेंट्स, कोई नए लैंड रिफॉर्म्स ये इंडिया में लेकर आए, जो ऑलरेडी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो लंदन में ये लोग वैसे रिफॉर्म्स कर चुके थे। तो सिमिलर वे में इन्होंने इंडिया में भी उनको इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स किए इन्होंने। एक है परमानेंट लैंड सेटलमेंट, एक है रियोतवारी और एक है महालवारी। ये डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो करेंगे, बस मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो था उसका रीज़न क्या था करने का यहाँ पे, वो ये था कि लैंड तो उन्होंने एक्वायर कर ली, टेरिटरीज तो इनके पास आ गई, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि बहुत इनन्यूमरेबल फार्मर्स होते थे और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल, एक फार्मर से जाके कलेक्ट नहीं कर सकते थे ये। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट है ये इन्होंने जमींदार्स के साथ कर दिया, यानी प्रोप्राइटरशिप जो थी वो किसको दे दी, जमींदार्स को दे दी कि भाई आप ये कलेक्ट करो और लाके किसको दो, हमें दो। ये जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट है इसको लॉर्ड कॉर्नवेलिस लेकर आए थे 1793 में, और ये इंट्रोड्यूस की गई थी बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में। और इसके प्रोविजंस ये थे कि अमाउंट जो है वो फिक्स किया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया जा रहा है 10/11, ठीक है, 10/11 जो होगा इतना पोर्शन जो है वो किसको देना पड़ेगा, जमींदार्स को, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, और 1/10 जो है वो जमींदार्स अपने पास खुद रख सकते हैं। तो इससे और इनको हेरिडिटरी राइट्स भी दे दिए, यानी अगर एक जमींदार के बाद उसका बेटा जो होगा वो जब तक ये पैसे देता रहेगा वो इसका मालिक बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आने लगी कि ब्रिटिशर्स को जब पैसा ज़्यादा नहीं आने लगा, उनको लग रहा था कि बहुत कम पैसा आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि जमींदार से सारा पैसा जो है वो खा रहे या वो ही ले जा रहे। तो इसकी वजह से इन्होंने एक और सिस्टम लाया जिसको बोलते हैं रियोतवारी। रियोत का मतलब होता है फार्मर्स, कि मतलब डायरेक्ट जो है ये किससे आप पैसा उठाएंगे, डायरेक्ट ये पैसा उठाएंगे फार्मर्स से पैसा उठाएंगे, यानी उनसे नॉट पैसा, लैंड रेवेन्यू उन्हीं से ये जो है वो डायरेक्ट लेंगे। इसको मद्रास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ के जो गवर्नर थे सर थॉमस मुनरो, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये बॉम्बे, असम और कूर्ग मतलब वेस्ट बंगाल तक भी ये जो था ये सिस्टम जो था वो एक्सटेंड हुआ था। इसमें इन्होंने ऑनर किसको बना दिया था, जमींदार्स को निकाल के रियोत्स मतलब पीजेंट्स को ही सीधे ऑनर बना दिया था लैंड का, और कहा गया था कि भाई 50% हम आपसे लैंड रेवेन्यू लेंगे इन केस ऑफ ड्राई लैंड और 60% लेंगे इन केस ऑफ वेट लैंड। बस इस सिस्टम में भी फ्लॉ ये था कि ये सिस्टम में प्राइस जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स्ड नहीं था, तो कभी ये बढ़ाते थे कभी घटाते थे, तो ना तो इनको फायदा हो रहा था और बहुत से जो फार्मर्स थे वो भी क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर जो है वो छोड़ छाड़ के किसी और प्रोफेशन में जा रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने एक और सिस्टम लाया जिसको बोलते हैं महालवारी। महालवारी सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। इस सिस्टम में क्या था कि पहले इसको इंट्रोड्यूस ये 1833 में आया। इसको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, आगरा में, पंजाब में, गंगा वैली में और सेंट्रल प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया में भी इसको जो है वो आगे इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम में क्या किया गया था इन्होंने कि रियोत्स और जमींदार्स दोनों का कॉम्बिनेशन, एक वो चीज और दूसरा महाल। महाल का मतलब होता है एस्टेट, कि एक या एक से ज्यादा विलेजेस जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा एक यूनिट, और दो से ज्यादा विलेज मिलके इनको क्या करेंगे, इनको अब शेयर देंगे, लैंड रेवेन्यू देंगे, प्लस उन जो हर किसान का इंडिविजुअल शेयर है वो तो आएगा ही, उसके अलावा विलेजेस जो है 2 या 3 से ज्यादा विलेजेस मिलके इनको जो है वो लैंड रेवेन्यू देंगे। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिडल मैन जो है, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए विलेज हेडमैन को बनाया, यानी जमींदार और रियोत जो थे उनको निकाल दिया, और जो विलेज हेडमैन था उसको बोला कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। तो ये सिस्टम भी कुछ ज्यादा नहीं चला, इसको हम मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम किसको कहते हैं, तो महालवारी सिस्टम को हम मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से जब इन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस लाई इंडिया में, तो उस चेंजेस की वजह से वो चेंजेस जो थी वो कॉज बनी रिवोल्ट ऑफ 1857 का। वो कैसे कि आप देखो यहाँ पे जमींदार जो है वो इफेक्ट हो रहे, रूलर्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे,
पीजेंट्स जो है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं और इनफैक्ट मिलिट्री भी इफेक्ट हो रही है। कैसे आर्म्ड फोर्सेस इफेक्ट हो रही है? क्योंकि 80 to 90% जो आर्मी पर्सनल्स थे उनका जो बैकग्राउंड था वो पीजेंट बैकग्राउंड से थे। तो इनके ये सारे जो भी चेंजेस ये ला रहे थे, इसमें जो मिलिट्री पर्सन हैं, जो आर्म्ड पर्सन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे थे। दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने जो है वो रिवोल्ट में हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ। लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए मैं एक अकेली वीडियो करूंगी, वो इसलिए क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे भी इंडिविजुअली भी वो बहुत बार पूछ चुके हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो चाहे वो मेंस हो। तो मैं आपको इसको डिटेल में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।